सवाल है कि ज़िंदगी जो बिना पैसों के नहीं चलती। ये बात तो कहते हैं लोग कि मनी इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। परंतु एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्सनैलिटी हैं दुनिया की, वो उन्होंने कहा कि ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं, ये देने के पहले आपके पास में पर्याप्त पैसों की व्यवस्था, धन की व्यवस्था हो, तब ये बातें दोनों जो हैं वो आप कह सकते हैं और कहते हुए ठीक लगते हैं। जी हाँ, ये वॉरेन बफेट का कहना था। एक्चुअली में जब वो हम पैसे को डबलिंग या ट्रिपलिंग करने की बात करते हैं कि धन कमाया कहाँ से जाए और कैसे कमाया जाए, क्योंकि उसकी आवश्यकता है और उसके बिना जो है वो ज़िंदगी अधूरी है। तो हमारे पास में कौन-कौन से ऐसे सेगमेंट्स हैं या कौन-कौन सी ऐसी कैटेगरीज़ हैं जिनमें है हम काम करके पैसा कमा सकते हैं। तो पहला तो ये है कि साहब हम व्यापार कर लें या नौकरी कर लें और उनसे जो आमदनी हमारी होती है वो उससे हम अपना जीवन यापन करें। दूसरा ये है कि भई कि जो पैसा हमको वहाँ से आमदनी के रूप में मिल रहा है, उसका कुछ पैसा जो है हम अपने सेविंग्स में डाल लें। एफडीज़ में डाल लें या हम कोई प्रॉपर्टीज़ खरीद लें या कुछ कमोडिटीज़ में डाल लें। तो बात यहाँ पर ये है कि हम कोई प्रॉपर्टी जो खरीदने में या प्रॉपर्टीज़ ले लेने में बहुत सारे लोग जो हैं वो देखने में तो आते हैं, बट जो बड़े धनी लोग हैं वो प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा खरीदने में विश्वास नहीं रखते हैं और बैंकों में भी रखने में विश्वास नहीं रखते हैं। और आजकल तो ये बड़ा जनसाधारण सा हो गया है कि एफडी में, बैंक में एफडी बनाकर रखने से ज़्यादा अच्छा जो है वो स्टॉक मार्केट में अच्छी कंपनियों में निवेश कर लें। प्रॉपर्टीज़ में और स्टॉक मार्केट में निवेश करने में क्या फ़र्क है? एक छोटा-सा विश्लेषण हम लेते हैं कि मैं एक तो जो है प्रॉपर्टीज़ खरीदने के लिए काफ़ी बड़ा एक धन की अमाउंट होती है, अमाउंट की ज़रूरत होती है और जबकि हम बैंक्स में डालना चाहें तो हम जो भी डाल लेते हैं और स्टॉक्स में अगर हम डालना चाहें तो हम वो छोटा-छोटा अमाउंट करके एसआईपी के माध्यम से या म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से या डायरेक्ट किसी कंपनी में निवेश करके और एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो अपनी समझ के अनुसार हम बना सकते हैं। और जिस दिन हमें पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, उस दिन हम उस माल को बेच करके अपना पैसा प्राप्त कर सकते हैं। अगले दिन हमको मिल जाता है और हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। परंतु ये चीज़ प्रॉपर्टीज़ के अंदर नहीं होती है, प्रॉपर्टीज़ को बेचने में काफ़ी समय लग जाता है और दूसरी चीज़ है कि उसमें जो बाज़ार का जो भाव हो रहा है, उसका हमें पता नहीं होता है। तो जो भाव हमको मिल पाता है, हमको मजबूरी में उसी में बेचनी पड़ती है और ये चलन जो है सभी को पता है। स्टॉक मार्केट में निवेश करना है अगर हमने मान लीजिए प्रॉपर्टीज में या रियलिटी इंडेक्स में ही करना है या रियलिटी सेक्टर में करना है तो हम प्रॉपर्टी में डील करने वाली अच्छी कंपनियों के साथ में एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ मैं। तो ऐसा नहीं कि आपके पास में जो है वो जो भी पैसा था वो सारा का सारा आपने एक ही कंपनी में लगा दिया, इसीलिए मैं डाइवर्सिफाइड की बात कर रहा हूँ। तो वो आपने उसमें निवेश किया और जिस दिन आपकी आवश्यकता होती है, लिक्विडिटी बहुत फास्ट होती है। लिक्विडिटी का मतलब यही होता है कि हमें जिस दिन पैसे की आवश्यकता है, हमें उस वक्त तुरंत मिल जाए। तुरंत से मतलब 1 दिन में मिल जाए, 2 दिन में मिल जाए और बाजार के जो भाव चल रहा हो वो मिल जाए। मतलब उसमें हमें हमारे साथ में कोई झूठ-फरेब वाली बात ना हो। हमारी मजबूरी का कोई फ़ायदा ना उठा सके। म एक स्टॉक आपने ₹400 में खरीदा था, जिस दिन आपको पैसे की आवश्यकता पड़ गई, ज़रूरी पड़ गई और बहुत अर्जेंसी आ गई, तो वो उसका भाव बाज़ार में 300 था, आप 300 में बेच सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि आपकी आवश्यकता का, आपकी इमरजेंसी का कोई नाजायज़ फ़ायदा उठा के आपको जो है वो 250 में देगा। ऐसा नहीं होता। ये एक ओपन प्लेटफ़ॉर्म है और बाज़ार है ये, ओपन प्लेटफ़ॉर्म का बाज़ार है। यहाँ पर जो है एक ही प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर हर तरीके का व्यापार उस ओपन तरीके से किया जा सकता है। तो ये उसके अंदर फ़र्क होता है। कमोडिटी बिज़नेस भी इसके अंदर आते हैं, बुलियन की बात कर लें या क्रूड्स की बात कर लें। तो स्टॉक मार्केट में और इस कमोडिटी मार्केट में भी थोड़ा-सा एक फ़र्क होता है। कमोडिटी मार्केट के अंदर जो है वो हमारे पीछे बैकिंग का कोई सपोर्ट नहीं होता है। सपोज़ उदाहरण के लिए मैं गोल्ड की बात कर लूँ, तो गोल्ड जो है वो किसी तरीके से किसी की बैकिंग में नहीं है। उसकी डिमांड और सप्लाई के अनुसार उसका भाव ऊपर-नीचे होता है। जैसे गोल्ड की या सिल्वर की बात कर रहे हैं, तो सिल्वर और गोल्ड जो है वो इंटरनेशनल प्राइस पे से संचालित होते हैं, उनसे कंट्रोल होते हैं। और हमारे यहाँ पे जो है वो उसमें कस्टम ड्यूटी प्लस हमारा जो
डोमेस्टिक टैक्सेस हैं वो उसके अंदर और इंक्लूड हो जाते हैं, तो उसका भाव जो है उसमें ऐड होकर के जो आता है वो बनता है हमारे यहाँ पे। बट गोल्ड के पीछे डिमांड और सप्लाई के अलावा और कोई बैकिंग नहीं है। तो डॉलर का भाव ऊपर नीचे हो गया, उससे थोड़ा वेरिएशन होता है। पर स्टॉक मार्केट के अंदर जो है एक फंडामेंटल काम करता है, उसकी शेयर्स की ग्रोथ काम करती है, उस कंपनी का परफॉर्मेंस काम करता है, उस कंपनी की लिक्विडिटी काम करती है, उस कंपनी का मुनाफा देखा जाता है। ये कई तरीके के तमाम तरीके के आंकड़े जो हैं वो हमें फंडामेंटल के रूप में किसी भी कंपनी को देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पर बहुत कुछ हम एक लंबे दायरे के लिए समझ सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट में अब तो ऐसा हो गया कि आपका पोर्टफोलियो के अंदर कुछ प्रतिशत बुलियन इंडेक्स का भी होना चाहिए, जो कभी जैसे मार्केट में कोई समस्या आती है तो उस समय में वो बुलियन इंडेक्स जो है वो उसको बैलेंस करके रखता है। आमतौर के ऊपर अगर फंडामेंटल देखते हैं आप और उसके आधार पर काम करते हैं, तो अब पिछले कुछ वर्षों से जो है हम ये देख रहे हैं कि जब आप आने वाले समय के बारे में इसका आकलन करना चाहते हैं, एक एनालिसिस करना चाहते हैं, तो डॉ जोन्स, नैस्डैक, S&P 500, S&P विक्स, इंडिया विक्स और एक चीज बिटकॉइन, इन सब चीजों को जोड़ करके आप एक अपने भविष्य का आकलन लगाएं। जी हाँ। अब क्रिप्टो करेंसी भी जो है वो बुलियन और स्टॉक मार्केट के साथ साथ पैरेलल चलने लगी है। पिछले एक वर्ष के अंदर एक 12-15 महीने की हम बात कर लें, तो पिछले 12-15 महीने के अंदर $600 बिलियन का निवेश जो है वो बिटकॉइन में गया। बिटकॉइन प्लस जो अदर करेंसीज हैं, क्रिप्टो करेंसी, जिसमें से मेजर तो 80-90% जो है वो बिटकॉइन का ही शेयर है। तो हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इन सब चीज़ों के निचोड़ के बाद आप आने वाले भविष्य का एक आकलन लगा सकते हैं। तो इंडियन स्टॉक मार्केट की जो दो लाइनों में मैं बात करूंगा कि हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट का जो फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट है। काफ़ी बड़े बड़े फंड हाउसेस जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हैं, मॉर्गन स्टैनली है या जेपी मॉर्गन है, इस टाइप के फंड्स हाउसेस जो हैं हमारे यहाँ पे काफ़ी पैसा भेज रहे हैं। उनका निवेश लगातार आता चला जा रहा है। हमारे पड़ोसी मुल्क जो काफ़ी ताकतवर थे उनका ग्राफ अब आप देखेंगे तो गिरता चला जा रहा है। पिछले एक वर्ष की बात अगर हम करें, पिछले एक वर्ष की, तो हमारा इंडेक्स जो है वो 7% बढ़ा है। और हमारे पड़ोसी मुल्क, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, उनका 11% गिरा है। तो वो 11% जो गिरा है वो 11% नहीं है, वो एक्चुअली में 11 प्लस 7 18% गिरा, हमसे वो 18% नीचे है। तो बाकी जो है वो काफ़ी फंड हाउसेस का हमारे वहाँ पर निवेश बढ़ता चला जा रहा है। और अभी बिल्कुल हाल ही में जो यूएस गवर्नमेंट ने अपना पेंशन फंड का एक हिस्सा भी जो है हमारे यहाँ पे निवेश करने की घोषणा करी है। तो मैं समझता हूँ कि ये सब इंफॉर्मेशंस के आधार के ऊपर आप फंडामेंटल एनालिसिस जब करते हैं तो उसको ध्यान रखें। आपको मेरे बात अगर सब अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नोटिफिकेशन का बेल जरूर दबाएं। फिर मिलेंगे।